हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के लिए जो है तो कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है तो लगभग जो है हिस्ट्री से हमने क्वेश्चन लिया है। तो आइए चलिए देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में तो निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो आइए देखिएगा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को तो बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में तो किसे जो है फांसी पर लटकाया गया था। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन देखिएगा तो सुखदेव है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा मंगल पांडे को। थर्ड है कि भगत सिंह तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है राजगुरु को। तो देखिए कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में तो मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से तो किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे तो वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो ऐसा देखिएगा 1856 में तो कौन से गवर्नर जनरल ने तो यह निर्णय लिया था कि मुगल बादशाहों में से तो आखिरी बादशाह जो होंगे तो वो बहादुर शाह जफर होंगे। बहादुर शाह जफर के बाद में तो मुगलों में से किसी को जो है तो बादशाह नहीं बनाया जाएगा। यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद तो किसी को जो है मुगलों में से बादशाह नहीं बनाया जाएगा। तो आइए देखिएगा कि उन गवर्नर जनरल का क्या नाम था कि जिन्होंने यह निर्णय लिया था। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग, सेकंड है कॉर्नवालिस, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है डलहौजी तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है हेस्टिंग। तो देखिएगा कि 1856 में तो लॉर्ड कैनिंग ने यह निर्णय लिया कि मुगल बादशाहों में से तो बहादुर शाह जफर जो होंगे तो वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसके बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद तो उनके बादशाहों के किसी भी वंशज को जो है तो बादशाह नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी ये निर्णय लिया था लॉर्ड कैनिंग ने तथा इनको जो है बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि लॉर्ड कैनिंग ने यह निर्णय लिया था। अब आइए अगला वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में तो निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखिएगा पहला वाला कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। उसके बाद अगला देखिएगा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। अब आइए देखिएगा कि कौन सा सही होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन देखिए कि ए सही है, बी गलत है, या सेकंड है कि ए और बी दोनों गलत है, या थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि ए गलत है, बी सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए इसमें कि पहले वाले ऑप्शन में ए वाले में यानी देखिएगा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद बी वाला देखिएगा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीयों के जो है सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल नहीं, सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात नहीं बढ़ाया गया था, बल्कि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को जो है तो बढ़ाया गया था। तो ये नहीं सही होगा। उसके बाद देखिए यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो बिल्कुल नहीं, भारतीय सिपाहियों की संख्या को कम किया गया था, ना कि यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए सही है लेकिन बी जो है तो वो गलत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर तो प्रतिबंध लगाया गया, या सेकंड है कि देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है
कि उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो देखिएगा कि जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो है तो कौन सा परिवर्तन लाया गया। तो देखिएगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा यही परिवर्तन लाया गया कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है तो भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो आइए देखिएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है तो भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से तो ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि 1861 का अधिनियम, या फिर 1868 का अधिनियम, या फिर 1833 का अधिनियम, या 1858 का अधिनियम। तो देखिएगा कि वो अधिनियम था 1858 का अधिनियम, यानी 1858 के अधिनियम के अंतर्गत तो भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1858, आर्टिकल 1858 था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में तो निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन देखिए कि फैजाबाद, उसके बाद सेकंड है इलाहाबाद, थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कानपुर, तथा ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो देखिए कि बेगम हजरत महल ने तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह भड़काने के लिए तो इन्होंने लखनऊ नगर से सक्रिय भाग लिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान तो किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो आइए देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान तो किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत जो है तो राजस्व एकत्र करने और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी तो गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो आइए देखिएगा कौन सा राजस्व था। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि जमींदारी बंदोबस्त, सेकंड है अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि महालवारी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महालवारी बंदोबस्त, यानी महालवारी बंदोबस्त के अंतर्गत में जो है तो राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महालवारी बंदोबस्त। अब आइए देखिएगा अगला वाला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आइए देखिएगा स्थानांतरित कृषकों को जो है तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो किस समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि उनकी जो है तो कृषि उत्पाद में गिरावट आई, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो स्थानांतरित कृषकों को उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, इन समस्या का सामना करना पड़ा था, या फिर उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, या नेक्स्ट है कि बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, या फिर शोषण का सामना करना पड़ा। तो देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो स्थानांतरित कृषकों को उनकी गतिविधियां जो हैं तो वो प्रतिबंधित हो गई, तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए कि जब एक देश से यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है औपनिवेशीकरण, उसके बाद सेकंड है पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर 3 है महासंघ, तथा ऑप्शन नंबर 4 है व्यापारिक। तो देखिए कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो देखिएगा कि किसके नियंत्रण में जो है तो बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगलों से तो नियंत्रण होने से अलग हो गया था। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में, या फिर नादिर शाह के नेतृत्व में, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि निजाम उल मुल्क आसफ जहां के नेतृत्व में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि अली वर्दी खान के नेतृत्व में। तो देखिएगा कि 18वीं सदी में तो धीरे धीरे मुगल जो है यानी बंगाल जो है तो 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ। तो ये थे मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में तो बंगाल जो है 18वीं सदी में तो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। तो पहला वाला ऑप्शन है कि निज और रैयती, सेकंड है खरीफ और रबी, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है कि निज और सीढ़ीनुमा खेती, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि निज और खेती। तो देखिएगा कि नील की खेती की जो दो मुख्य प्रणालियाँ थी तो वो थी निज और रैयती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो देखिएगा आइए कौन सा जो है समझौता था कि जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आइए देखिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि अस्थाई समझौता, उसके बाद सेकंड है कि पट्टीदारी समझौता, और ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि रैयतवाड़ी समझौता, या ऑप्शन नंबर 4 है कि महालवाड़ी समझौता। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में तो राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अस्थाई समझौता, यानी अस्थाई समझौते में तो राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए तो निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो देखिएगा राजा राम मोहन राय जो हैं तो वो सती प्रथा के विरुद्ध जो है तो वो खिलाफत थे, वो सती प्रथा नहीं होने देना चाहते थे। तो देखिएगा कि उसके प्रचार प्रसार के लिए तो वो निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे कि यानी कि सती प्रथा ना हो। तो देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में कि वह सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, या सेकंड है कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से तो श्लोक या पाठ्य वाक्य का प्रयोग करते थे। उसके बाद थर्ड देखिएगा कि वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो देखिएगा कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक यानी जो स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय, स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रचलित उस समय सामाजिक अन्याय था कि जैसे कि सती होना, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ जिंदा जल जाती थी, तो इनके बारे में प्रचार प्रसार के लिए वो जो है तो किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाया। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। यानी देखिएगा कि 19वीं शताब्दी में तो अधिकतर जो है शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने तो स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाया। अब देखिएगा कि उपरोक्त में से तो कौन सा प्रचलन इसका कारण जो है तो सही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, या फिर लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की चिंता थी, या अगला है कि एक समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य से रोकेगा। उसके बाद देखिएगा कि लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर ले जाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। यानी जब
19वीं शताब्दी के दौरान तो अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। तो इसमें जो है तो उपरोक्त प्रचलन जो है तो इसका सही कारण कौन सा नहीं है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। तो ये जो है उपरोक्त प्रचलन का जो है तो सही कारण नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो देखिएगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा तो किस पर जो है तो महाभियोग चलाया गया था। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि टीबी मैकाले, उसके बाद सेकंड है कि कॉर्नवालिस, थर्ड वाला देखिएगा चार्ल्स क्लाइव या फिर वारेन हेस्टिंग। तो देखिएगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो महाभियोग चलाया गया था तो वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।